अपने एहसास को शिद्दत तक जगा कर देखो, हदे जुनून तक हसरत को बढ़ा कर देखो, मिटा कर खुद ही को कोई मुकाम मिलता है, विश्वास न हो तो मंजिल की तरफ पांव बढ़ा कर देखो। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज अपन हिंदी साहित्य में रस प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं कि भाई कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो व्युत्पत्ति के संबंध में थोड़ा सा देख लेते हैं। रस के दो सूत्र अधिकतर काम में आते हैं, दो सूत्र। अब दो सूत्र कौन कौन से हैं रस के, तो ध्यान से देखना, अभी आपको याद हो जाएगा। एक रस का सूत्र आता है रस्यते आस्वाद्ये इति रस। रस्यते, देखो ध्यान से देखना क्या आ रहा है सूत्र, रस्यते रस्यते आस्वाद्ये आस्वाद्ये रसे आस्वादे इति रस। ये सूत्र एक बार देख लेते हैं आप। रस के संबंध में, व्युत्पत्ति के संबंध में, रस्यते आस्वाद्ये इति रस। इसका अगर भावार्थ देखा जाए तो क्या होगा, जिसका आस्वादन किया जाता है या स्वाद लिया जाता है वह रस है। समझ गए? रसते आस्वाद्ये इति रस, जिसका आस्वाद किया जाता है या स्वाद लिया जाता है उसे रस कहते हैं। ये व्युत्पत्ति के संबंध में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल में रस के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा आता है सरते इति रस। क्या आता है? सरते इति रस। दूसरा सूत्र जो आता है वो आप देखोगे तो क्या आता है, दूसरा सूत्र आता है, दूसरा सूत्र अच्छी तरह से देखना, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सरते इति रस, ये दूसरा सूत्र व्युत्पत्ति के संबंध में बता रहा हूं मैं। रस की व्युत्पत्ति के संबंध में दो मुख्य सूत्र काम में संस्कृत आचार्य द्वारा और हिंदी आचार्य द्वारा। वो क्या है? रसते आस्वादे इति रस, यानी जिससे आस्वाद किया जाता है, स्वाद लिया जाता है, वह रस है। और दूसरा सरते इति रस, यानी जो प्रवाहित होता है। यहाँ सरते यानी प्रवाहित, बहना, जो बहता है, प्रवाहित होता है। सरते इति रस, जो प्रवाहित होता है वह रस है। अब आप कहोगे सर रस के बारे में बता दिया, तो थोड़ा सा ये भी देख लो आप। देखो रस के बारे में इसको जान लो। सबसे पहले प्रश्न आपका बनेगा, तो कहाँ से बनेगा कि भाई रस के प्रवर्तक कौन है। तो बिना समय गंवाए शुरू रखना है आपको कि रस के अगर प्रवर्तक पूछ लिया जाए, प्रवर्तक पूछ लिया जाए, तो प्रवर्तक में कौन आ जाएंगे? भरत मुनि जी को, भरत मुनि जी को रस का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, भरत मुनि यहाँ लिख देते हैं। अगर रस के प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि जी रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने रस सूत्र दिया था। ये भी याद रखे, रस सूत्र दिया था, उसको याद रखे। भरत मुनि जी प्रवर्तक माने गए हैं और इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया था। लेकिन एक ध्यान रखे, भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया था उसके अंतर्गत इन्होंने मात्र 8 रस की चर्चा की थी। अब कौन से रस की नहीं की थी, वहां से कई बार प्रश्न बन जाता है, तो वो हो जाएगा आपका शांत रस। ध्यान रखना, शांत रस की इन्होंने चर्चा नहीं की थी। अब एक प्रश्न और भरत मुनि से बनता है, वो क्या है? वो ये बनेगा कि भरत मुनि जी ने कितने रस के अवयव माने हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। रस के अवयव, रस के अवयव कितने हैं, तो रस के अवयव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रस के अवयव मूल रूप से 4 अवयव माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 4 अवयव पर चर्चा की जाती। लेकिन भरत मुनि जी ने जो रस के अवयव दिए थे वो कितने दिए थे? 3 ही दिए थे। उन्होंने एक जो रस का अवयव नहीं दिया था, जो चर्चा नहीं की थी, भरत मुनि जी के बारे में बता रहा हूँ, वो स्थायी भाव की इन्होंने कहीं पर भी चर्चा नहीं की। किसकी? स्थायी भाव की भरत मुनि जी ने चर्चा नहीं की है। तो फिर आप कहोगे रस के अवयव कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखना। रस के अवयव आप पहला रस का अवयव है उसको कहा जाता है विभा।
क्या आ जाएगा? विभाव। रस का जो पहला अवयव है वो क्या है? विभाव। विभाव को रस का प्रथम अवयव माना जाता है। अब विभाव का शाब्दिक अर्थ लिया जाए कारण, यानी रस की उत्पत्ति के कारण क्या है, उसी को विभाव कहा जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा, अब विभाव आप ध्यान रखना, विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन विभाव होगा और एक उद्दीपन विभाव होगा। क्या होगा? एक होगा आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, इसे अच्छी तरह से याद रखें, और दूसरा होगा उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, ये ध्यान रखें। तो विभाव कितने हैं? दो, आलंबन और उद्दीपन। अब इनके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यदि आपको इनकी डिटेल देखनी है तो इसी मेरे YouTube चैनल में रस वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें आप इसकी डिटेल जरूर देख लें। बहुत ही शानदार ढंग से बताया हुआ आलंबन विभाव किसे कहते हैं, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। अब दूसरा रस का अवयव है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, दूसरा अवयव माना गया है अनुभाव। अनुभाव, अनुभाव को दूसरा रस का अवयव कहा जाता है, अनुभाव को। अब ध्यान रखना, अनुभाव किसे कहते हैं? सॉरी, अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का क्या मतलब होता है? पीछे, यानी भावों के पीछे आने वाले भाव, उसी को अनुभाव। भाव के पीछे प्रकट होने वाले चेष्टाएं, उसे अनुभाव की श्रेणी में माना जाता है। समझ में आ गया? अनुभाव क्या है? भावों के पीछे प्रकट होने वाले चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। ठीक है। फिर तीसरा जो भरत मुनि जी ने दिया था उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरा था व्यभिचारी भाव। क्या हो जाएगा? व्यभिचारी, या आप इसे संचारी भी कह सकते हैं। क्या? संचारी भाव, संचारी भाव। अब देखो नाम से ही मालूम पड़ता है, संचारी, संचारी यानी कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, संचय करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये भाव के बाद में कुछ समय के लिए उत्पन्न होंगे और फिर लुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीन। और चौथा जो भरत मुनि जी ने, अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। चौथा है जो स्थायी भाव, जिसकी भरत मुनि जी ने चर्चा नहीं की है। ये है रस के बारे में थोड़ा सा। अब आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है ये क्या है? तो देखो, फिर आप अनुभाव के बारे में किसे कहते हैं, कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, 4 अनुभाव होते हैं। अनुभाव का थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान रखना कौन से? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। इसकी चर्चा उस वीडियो में आप कर सकते हैं। अब मैंने एक रस ट्रिक द्वारा रस को समझाया गया है, तो इसे आप अवश्य ध्यान में रखें। अब क्या ट्रिक्स, ध्यान से देखो, थोड़ा सा देख लीजिए। रस, अब ये रस को याद करने के रस कितने हैं? वैसे रस भरत मुनि जी ने 8 माने हैं, लेकिन कुल 9 है और अभी वर्तमान में 11 रस माने जाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। भक्ति को भी मान लिया गया है और भक्ति को एक नया रस माना गया है। तो आप अभी आपको 9 रसों के बारे में देखना है कि 9 रस कौन कौन से हैं। तो देखो, आप ऐसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? मेरे साथ देखना। श्री, हरि, कवि, भवि, अशांत। श्री, हरि, श्री, हरि, कवि, भवि, अशांत। अब श्री से हो जाएगा श्रृंगार, ये रस बता रहा हूं मैं, श्रृंगार रस। ठीक है ना। श्री, ये एक बार याद कर देना, श्री, हरि, कवि, भवि, अशांत। श्री से हो गया श्रृंगार, ह से हो जाएगा हास्य रस, री से हो जाएगा रौद्र रस, क से हो जाएगा करुण रस, वी से हो जाएगा विभत्स रस और ब से हो जाएगा भयानक रस, वी से हो जाएगा वीर रस, अ से हो जाएगा अद्भुत रस और शांत से तो शांत होता ही है। ठीक है, ये तो है रस। अब आपको रस याद कर दिया, फिर इनके रस के सामने स्थायी भाव, इसी तरह से आप याद करोगे तो दोनों याद हो जाएंगे। रस और स्थायी भाव दोनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे। तो स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव का भी देख लो, मैं कैसे बोलता हूं। रह कस, एक साथ बोलना है। रह कस जबऊ, रह कस जबऊ विषम, इसको एक साथ बोलना है। इसको बोलना रस में श्री, हरि, कवि, भवि, अशांत। ठीक है, और इसे बोलना है रह कस जबऊ विषम। अब र से रति, ये स्थायी भाव है। ठीक है, ह से हास, क से क्रोध, श से शोक। ठीक है, ज से जुगुप्सा, ब से भय, उ से उत्साह,
वी से विस्मय, और सम को एक साथ बोलना है, सम से शमी हो जाएगा। ठीक है, स्थायी भाव। अब किस रस में कौन सा स्थायी भाव होगा उसको भी ट्रिक्स के द्वारा आप अच्छी तरह से देख लेते हैं। एक बार आपको याद करना पड़ेगा, फिर आपका रस वाला ये सूत्र, और परीक्षा में एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है 101%। ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे। श्री के सामने र लिखेंगे तो श्रृंगार का स्थायी भाव या स्थायी भाव श्रृंगार का रस कौन सा है, तो वो हो जाएगा रति। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ह से हास्य स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का शोक स्थायी भाव हो जाएगा। इसको ऐसे ही आप लिख लेना, नोट्स बना देना, बहुत ही अच्छा तरह से आपको रस समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, वी से विभत्स, विभत्स हो जाएगा जुगुप्सा स्थायी भाव। ठीक है, भयानक से भय स्थायी भाव हो जाएगा। ये दोनों याद हो जाएंगे। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, अपन विचलित हो जाते हैं कि भाई भय क्या स्थायी भाव है या रस है, तो भयानक रस है और भय है जो स्थायी भाव है। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, वीर का हो जाएगा उत्साह, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, और शांत शांत का हो जाएगा शम। समझ में आ गया? इस प्रकार से एक बार इसको अच्छी तरह से आप देखिए आप एक बार इसको और नोट्स कीजिए। देख लिया आपने अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि अपना टॉपिक है रस प्रश्न उत्तरी। यदि आपको रस वाला वीडियो देखना है तो फिर आप मेरे चैनल में रस का जो वीडियो दे रखा है उसको देख ले अच्छी तरह से। रस आपका शानदार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा सा लाइक कमेंट करना न भूलें। अब चलते हैं, यहाँ से प्रश्न हो गया कि रस के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना भरत मुनि जी। रस का शाब्दिक रस अच रस, व्युत्पत्ति से इनकी दो परिभाषाएं निकलती है, रसते आस्वादी इति रस और सरते इति रस। ठीक है, यानी प्रवाहित होना। भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया था, ये ध्यान रखना। रस सूत्र कौन सा दिया था अभी आगे अपन प्रश्न में ले लेंगे। विभाव अनुभाव संयोगादश, व्यभिचारी संयोगादश, निष्पत्ति, ये दिया था, लेकिन उसमें स्थायी भाव की कहीं पर भी चर्चा नहीं की थी, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न एक बन सकता है, वो बन सकता है भरत मुनि जी ने कितने रस माने हैं? 8 ही माने हैं। कौन सा नहीं माना है? तो ध्यान रखना है शांत रस की चर्चा भरत मुनि जी ने नहीं की है। अब रस के अवयव कितने होते हैं? तो ध्यान रखना रस के अवयव है 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। समझ में आ गया? फिर इसकी डिटेल समझनी है तो मेरे वीडियो देख के चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देख लीजिए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है, अभी आप बता दोगे क्योंकि अभी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, ठीक है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र देते हुए रस की चर्चा की है, इसलिए इनको प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। अब इन्होंने जो रस सूत्र दिया था उसमें 8 रसों की चर्चा की है, याद रखना 8 रसों की चर्चा की है। इन्होंने शांत वाला स्थायी भाव है उसको रस में कहीं स्थान नहीं दिया है, ये भी याद रखें। भरत मुनि से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 8 रस दिए हैं और शांत स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, अगला प्रश्न देखिए। रस के स्वरूप के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण पंडित विश्वनाथ के मतों में निम्न में से कौन सा मत सही है? इसको ध्यान से देखें, सही है। रस के स्वरूप के संबंध में पंडित विश्वनाथ के मतों में निम्न में से कौन सा मत सही है? कौन सा सही है? तो सही निकालना है। तो देखो अच्छी तरह से देखना, रस आस्वाद रूप है, बिल्कुल सही है। अखंड है, सही है। स्वप्रकाश है, बिल्कुल। चिन्मय है, ये परिभाषा हो जाएगी रस की भी अच्छी तरह से। वेदांत अंतर स्पर्श शून्य है, बिल्कुल।
ब्रह्मस्वाद सहोदर है, बिल्कुल सही है, तो ये राइट है, ये सही है और अपन को निकालना भी सही है। अगला देखो, अगला कह रहा है रस लोकोत्तर है, बिल्कुल सही है। चमत्कार प्राण है, बिल्कुल सही है। कच्चित बिल्कुल सही है। स्वकार स्वाकार वद भिन्नत्व है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। रस के बारे में ये भी सही दे रखा है। अगला प्रश्न, रस का उदय स्वतोदय की स्थिति में होता है, बिल्कुल राइट है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फटाफट रस के बारे में पूरा संपूर्ण व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं। रस के स्वरूप विश्लेषण के अंतर्गत मधुमती कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट वेरी मोस्ट, रस के स्वरूप विश्लेषण के अंतर्गत मधुमती भूमिका की कल्पना करने वाले विद्वान है। मधुमती भूमिका की कल्पना किसने की है? रस के स्वरूप विश्लेषण में, ध्यान रखना, रस के स्वरूप विश्लेषण में मधुमती भूमिका की कल्पना करने वाले दोनों हैं। केशव प्रसाद ने भी की है और श्यामा प्रसाद ने भी की है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया है? मधुमती भूमिका की कल्पना की है। ठीक है, अब किसके बारे में भूमिका की कल्पना की है? रस के स्वरूप विश्लेषण, रस के स्वरूप विश्लेषण के अंतर्गत इन्होंने मधुमती भूमिका की किसने की है? केशव प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ध्यान रखना। अगला प्रश्न, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वापिस आ गया, केशव प्रसाद मिश्र की मधुमती भूमिका का खंडन किसने किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट, परीक्षा में आ सकता है, अच्छी तरह से देख ले आप। केशव प्रसाद मिश्र की मधुमती भूमिका का खंडन किसने किया था? तो खंडन करने वाले कौन है? तो ध्यान रखना, मधुमती भूमिका का खंडन करने वाले कौन है? आनंद प्रकाश दीक्षित। ये मधुमती भूमिका का महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। केशव प्रसाद मिश्र की मधुमती भूमिका का खंडन करने वाले कौन है? आनंद प्रकाश दीक्षित, इन्होंने खंडन किया था। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, व्यभावानुसार संयोगादश निष्पत्ति, ये रस सूत्र किनका है? आप बता दोगे, अभी मैंने बताया था भरत मुनि का। किनका है? ये है भरत मुनि जी ने रस के संबंध में बताया है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किन किन से होती है? विभाव अनुभाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का एक अन्य नाम ध्यान रखना, संचारी भाव भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? संचारी भाव। ये कह रहे हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी, इन सब के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये सूत्र किसने दिया था? तो ध्यान रखना, भरत मुनि जी ने ये रस का सूत्र दिया था और इन्होंने रस के सूत्र में स्थायी भाव की कई चर्चा नहीं की है, ये भी ध्यान रखना, स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है। और इन्होंने रस कितने माने हैं? तो ये भी याद रखना, रस 8 माने भरत मुनि जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, 11 रस माने जाते हैं, तो 11 ही स्थायी भाव है। लेकिन स्टार्टिंग में अपन ने जो चर्चा की थी वो 9 रस की थी, तो 11 कुल रस है, तो स्थायी भाव कितने हो जाएंगे? 11। ध्यान रखना, 11 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट, अच्छी तरह से देखो, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य है। छल को वैसे संचारी भाव कितने हैं? ध्यान रखना, संचारी भाव जिसका एक अन्य नाम है व्यभिचारी भाव, ये इसे याद रखें आप। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव एक ही है, इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब ये महाशय कह रहे हैं 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन है? तो ध्यान रखना, भानुदत्त ने छल को भानुदत्त ने 34वां, भानुदत्त ने 34वां छल है, उसको भी संचारी भाव या व्यभिचारी भाव माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में आ सकते हैं, उनको पूछा है वेरी मोस्ट, इसको आप वेरी मोस्ट लगाए। चकपकाहट
को 35वां संचारी भाव किसने माना? कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। चकपकाट बिल्कुल नया प्रश्न लगा ना आपको? नहीं, कई बार स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कॉलेज व्याख्याता में भी पूछा जा चुका है। तो 45वां संचारी भाव किसने माना है? चकपकाहट। इसे ध्यान रखना, चकपकाहट। चकपकाहट को 35वां क्या संचारी भाव, 35वां संचारी भाव, चकपकाहट को 35वां संचारी भाव किसने माना है? तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? शुक्ल जी ने चकपकाहट को 35वां संचारी भाव माना है। ठीक है, 33 तो है ही है, ध्यान रखना। कुल कितने संचारी भाव? 33। 34वां भी मैंने बताया, किसने माना था? भानुदत्त। भानुदत्त ने 34वां संचारी भाव, ये 35वां आ गया शुक्ल जी। आगे बढ़े, चलो आगे अगला प्रश्न देखो। निर्वेद किस रस का, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किसका हो जाएगा? तो ध्यान रखना, निर्वेद या सम एक ही है। ठीक है, निर्वेद या सम एक ही है। यहाँ आप सम भी लिख सकते हो, सम। सम या निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो वो हो जाएगा शांत रस का। किसका हो जाएगा? शांत रस का। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखिए। फिर आप कहोगे सर वीडियो बहुत लंबा हो जाए। अरे भाई, कोई भी टॉपिक ले रहे तो उसको अच्छी तरह से आपको समझाना तो पड़ेगा। अच्छी तरह से आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरे वीडियो को अच्छी तरह से आप पूरा देख लिया करें। और एक निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करो और शेयर कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। देखो अगला, भरत मुनि जी ने 8 रस माने। बिल्कुल, हम तो स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं 8 माने, 9वां नहीं माना है। कौन सा 9वां नहीं माना है? शांत रस नहीं माना। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, भरत मुनि जी ने 8 रस माने, उन्होंने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? अब मैंने लिख दिया आंसर, क्या है? शांत रस का इन्होंने उल्लेख नहीं किया। 8 वेरी मोस्ट आपको इजी लग रहा है, लेकिन परीक्षा में आप कई बार चूक जाते हो, तो ध्यान रखना। शांत रस की उद्भावना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी हिंदी ग्रंथ एकात्मी की पुस्तकों से लिए है मैंने। तो आप बिल्कुल बेचिंत होकर मेरी वीडियो को देखिए और हर प्रश्न को प्रूफ के तौर में आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो शांत रस की उद्भावना किसने 9वें रस के रूप में की है? शांत रस को 9वें रस के रूप में किसने माना है? भाई भरत मुनि जी ने तो 8 माना था। भरत मुनि जी ने कितने रस माने थे? 8। अब मैं कह रहा हूं 9वां रस, तो 9वां रस किसने माना है? 9वां रस ध्यान रखना, आचार्य भामा ने। ये मोस्ट है, आचार्य भामा ने 9वां रस माना है। किसे माना है? ये याद रखते हुए चलना शांत। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, 9वां रस आचार्य भामा ने शांत रस को माना है। बिल्कुल, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वात्सल्य रस को अवज्ञा, वात्सल्य रस को 10वां रस के रूप में प्रतिष्ठित भरत मुनि जी ने, थोड़ा सा देख लो सर, बार बार क्या? अरे भाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए बार बार बताना पड़ता है। भरत मुनि जी ने 8 रस माने। ठीक है, भरत मुनि जी ने कितने माने? 8। ठीक है, और 9वां रस भामा ने, भामा कह रहे हैं 9वां रस भी होता है शांत। ठीक है, अब 10वां रस मानने वाले कौन है? तो विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ, बिल्कुल वही पंडित विश्वनाथ जी, जिन्होंने वाक्य रसात्मक काव्य कहा है। क्या कहा है? वाक्य रसात्मक काव्य, यानी रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। ये कहने वाले कौन है? ये भी याद रखना, विश्वनाथ जी है। तो विश्वनाथ जी क्या कर रहे हैं? 10वां रस के रूप में किसे मान रहे हैं? ये थोड़ा सा देख लेना। 10वां रस किसे माना है? वात्सल्य। किसे माना है? वात्सल्य को किसे माना है? 10वां रस वात्सल्य को 10वें रस के रूप में। अब देखो 8 हो गए, 9 होंगे, 10 हो गए, एक और आएगा, अभी आगे आ जाएगा। अच्छी तरह से वीडियो देखते रहे। तो विश्वनाथ जी, ये वही विश्वनाथ जी है जिन्होंने कहा था वाक्य रसात्मक काव्य, वाक्य रसात्मक काव्यस्य, यानी रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है।
ठीक है ना। यानी वाक्य में रस का इंपॉर्टेंट बताने वाले कौन है, यहाँ से प्रश्न बने तो विश्वनाथ जी है। वैसे 10वां रस मानने वाले कौन है, तो वात्सल्य रस को, तो ये भी विश्वनाथ हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किसने भक्ति रस को, भक्ति रस की प्रतिष्ठापना 11वें रस के रूप में की है। आ गया भाई, मैंने जैसा बताया था। अब भक्ति रस को 11वां, तो इस प्रकार से रस कितने हो गए, रस कितने हो गए, भरत मुनि जी के हिसाब से 8, भरत मुनि जी के हिसाब से 8, ठीक है। 9वां रस मानने वाले भामा, याद रखना, भामा ने माना 9 रस। 9वां कौन सा माना, तो ध्यान रखना 9वां मान कौन सा माना, शांत, ठीक है। 10वां किसने माना, विश्वनाथ ने। ये साथ में याद करते चले, कौन सा माना, वात्सल्य, कौन सा माना, वात्सल्य। 10वां रस माना विश्वनाथ ने। अब 11वां रस कौन सा है, भक्ति रस, कौन सा है, भक्ति रस, कौन सा है, भक्ति रस। और भक्ति रस को 11वें के रूप में किसने माना, रूप गोस्वामी। तो यहाँ लिख दीजिए आप रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने 11वां रस माना है। किसको माना है, तो याद रखना भक्ति रस को, भक्ति रस को 11वें रस के रूप में माना है, भक्ति रस को। इस प्रकार से ये 11 रस हो गए हैं। अच्छी तरह से डिटेल समझ में आ गया। यहाँ से 100% प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। फिर आप कहोगे सर डिटेल में नहीं समझे, हर चीज डिटेल में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। रूप गोस्वामी जी भक्ति रस को 11वें रस के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। विश्वनाथ जी 10वें रस के रूप में वात्सल्य को बताते हैं। भामा जी 9वें रस के रूप में शांत को बताते हैं। और भरत मुनि जी ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 8 रस बताए। आगे बढ़ो। चलो अगला प्रश्न देखो, रौद्र रस का विरोधी रस है। रौद्र का विरोधी क्या हो जाएगा भाई, श्रृंगार बिल्कुल होगा। रौद्र में श्रृंगार बिल्कुल विरोधी रस में आ जाएगा। हास्य भी आएगा, ठीक है, भयानक भी आएगा। तो इसमें हो जाएगा सभी, इसमें सभी रौद्र रस का विरोधी रस ये सभी है। अगला प्रश्न देखो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भयानक और शांत किस रस के विरोधी रस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ लेते, तो आप ध्यान रखना। स्टार्टिंग में जो मैंने रस ट्रिक्स दी है उसे अच्छी तरह से एक बार नोट्स बनाते हुए याद कर लेना। आपके रस संबंधित टॉपिक में से ये सवाल गलत नहीं होंगे। भयानक और शांत किस रस के विरोधी रस है, तो आपका आंसर हो जाएगा वीर। वीर रस के ये विरोधी रस है। शांत रस और भयानक रस वीर रस के विरोधी रस है। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण, आश्रय की चेष्टा इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो मैंने बताया था आश्रय की चेष्टा है अनुभाव के अंतर्गत। अनुभाव का यदि अनु प्लस भाव के योग से मिलके बना है, अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का क्या मतलब होता है, पीछे, यानी भावों के पीछे प्रकट होने वाली चेष्टाओं को, भावों के पीछे प्रकट होने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो आश्रय की चेष्टाएं किस में आएगी, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सात्विक अनुभावों की संख्या बता दोगे आप। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। 8 सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अब आप कहोगे सर सात्विक अनुभाव किस में होते हैं, सात्विक, अरे भाई सात्विक अनुभाव नाम से ही मालूम पड़ता है। सात्विक अनुभाव, तो सात्विक ये अनुभाव के अंतर्गत होते हैं। अनुभाव के अंतर्गत आपको मालूम हो, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो अनुभाव होते हैं ना, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लो। थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है, ताकि अनुभाव 4 अनुभाव यानी भावों के पीछे प्रकट होने वाली चेष्टा है, वो अनुभाव है। ये कितने होते हैं, तो 4 है। 4 कौन कौन से, अच्छी तरह से देख लेना। एक होगा कायिक या शरीर संबंधित जो चेष्टाएं होती है वो कायिक के अंतर्गत आएगी। दूसरा होगा वाचिक। दूसरा क्या हो जाएगा, वाचिक चेष्टाएं। मैं वाचिक चेष्टाएं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो कायिक अंगों से लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो कायिक में हो जाएगी शरीर के संबंधित, और वाचिक में मैं जो बोल रहा हूं वो अनुभाव हो जाएगा। और
तीसरा देखो, तीसरा अनुभाव कौन सा होगा? तीसरा आहार्य, आहार्य। अब ये क्या होता है सर? अरे भाई ये आहार्य, आहार्य क्या होता है? ये होता है वेशभूषा। क्या हो जाएगा? वेशभूषा। वेशभूषा से जैसे बहुरूपी आपके सामने आता है, तरह तरह से श्रृंगार, तरह तरह का रूप देखे, तो वो आहार्य वेशभूषा, आहार्य के अंतर्गत आएगा, वो अनुभव आएगा। ठीक है। और फिर होता है सात्विक। चौथा कौन सा है? सात्विक। और यही है प्रश्न। प्रश्न क्या है? सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है? तो सात्विक के 8। ये इस प्रकार से 4 प्रकार के अनुभव है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला देखो, संचारी भावों की, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव जिसका एक अन्य नाम व्यभिचारी भाव, ध्यान रखना, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव एक ही है। जो अब ये किसे कहते हैं? कुछ समय उत्पन्न होने के बाद में लुप्त हो जाते हैं। ये क्या है? कुछ समय उत्पन्न होने के बाद में लुप्त हो जाते हैं। कुछ लिख दो, कुछ समय उत्पन्न होने के बाद में, उत्पन्न होने के बाद में लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कुछ समय उत्पन्न होने के बाद में जो लुप्त हो जाते हैं उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। अच्छी तरह से इनका दूसरा नाम संचारी भाव है। अब संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने प्रश्न में बताया था 33 संचारी भाव है। 34वां और माना गया, किसके द्वारा? ध्यान रखना, पीछे वाले प्रश्न में देखना, 35वां किसके द्वारा माना गया? ठीक है। और वैसे है कितने हैं संचारी भावों की संख्या? तो आपका आंसर हो जाएगा 33। कितने हैं? 33। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भाव का बोध कराने वाले कारण। भाई स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, भाव का बोध कराने वाले को अनुभाव, भाव का बोध कराने वाले यानी भाव के पीछे प्रकट होने वाले वो अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आएगा? मैंने आपको बताया अनुभाव कितने हैं? 4। कौन कौन से? अभी बताया था मैंने, कायिक अनुभाव। ठीक है। कायिक के बाद में दूसरा कौन सा बताया था? एक कायिक बता दिया था, और दूसरा वाचिक, बोल के वाचिक अनुभाव, और तीसरा अनुभाव को क्या बताया था? आहार्य अनुभाव। ठीक है ना। और चौथा कौन सा? ये 4 अनुभाव है। ठीक है। चौथा कौन सा बताया था? अरे भाई सात्विक, भूल मत जाओ, सात्विक अनुभव। इस प्रकार से ये 4 अनुभाव है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन से अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? अनुभाव के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? स्वेद, पसीना आता है, रोमांच आता है, आंसू आता है, तो ये ग्लानि नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ग्लानि नहीं आएगा। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? संचारी, बार बार लिख रहा हूं इसी उद्देश्य से कि आपको याद हो जाए, संचारी या व्यभिचारी, संचारी या व्यभिचारी भाव दोनों एक ही है। अब ये कह रहा है इसमें से, अब आपको ध्यान रखना है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कितने हैं, ये भी साथ याद करें। 33 है, 33 है। ठीक है। अब इसमें से कौन सा संचारी भाव है? तो क्या हो जाएगा? अपसमार बिल्कुल है, वीड़ा संचारी भाव अवित है, तो उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे बढ़े, चलो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला प्रश्न, असूया, मोस्ट इंपोर्टेंट। असूया इसमें से किस वर्ग में आएगा? असूया किस वर्ग में आ जाएगा भाई? अच्छी तरह से देखो। अरे भाई संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है। असूया क्या है? संचारी भाव है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना भाई। असत्य है, पहले ही गोला कर देना। अब आपको इसमें से क्या निकालना है? असत्य निकालना है। तो देखो अच्छी तरह से, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, बिल्कुल सही है। रस की उत्पत्ति सतो गुण के उद्देश्य होती है, बिल्कुल सही है। रस आशावादी नहीं साहब, रस आशावादी नहीं है, रस लोकोत्तर चमत्कार, बिल्कुल। रस क्या है? रस आस्वाद है। रस क्या है? रस आस्वाद है। और ये सारी परिभाषाएं सॉरी, या ये सारे रस के गुण कौन बताने वाले हैं? तो याद रखें, पंडित विश्वनाथ।
पंडित विश्वनाथ जी रस के बारे में बताते हुए रस की 8 विशेषताएं बताई। ध्यान रखना, वो आप अगर समझना चाहते हैं व्यवस्थित रूप से तो रस वाला जो मेरा वीडियो है, रस वाला वीडियो है जो इसी मेरे YouTube चैनल में दे रखा है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत डाल दूंगा, इसका लिंक, तो आप उसको अच्छी तरह से देख ले। फिर यदि आप प्रश्न करोगे तो आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे होंगे। तो ध्यान रखना, पंडित विश्वनाथ ने रस की 8 विशेषताएं बताई है। कितनी बताई है? 8। ठीक है, उसमें से ये आशावादी वाला असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद।